नमस्कार साथियों, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर परीक्षा 2023 बीए फर्स्ट ईयर के लिए आज हम जो हिस्ट्री का पहले पेपर है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ चुके हैं। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत भी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में है वो आरंभ हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे कि हड़प्पा की खुदाई का कार्य है ना वो 1920 में हुआ था। और कब आरंभ तो हो गया आपका 1920 में, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो डॉक्टर दयाराम साहनी और माधवराज वत्स के नेतृत्व में है वो किया गया था। ये आपको याद रखना, हड़प्पा की खुदाई का कार्य, ठीक है। और अब है नेक्स्ट है आपका अगला, उस केंद्र का नाम बताओ जिससे मुर्दों का टीला है वो कहा जाता है। तो मुर्दों का टीला किससे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को आपको पता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है। और इसमें आप खुदाई कार्य है वो कब हुआ, किसके द्वारा किए गए, ये पढ़ लेते हैं। तो 1922 में खुदाई कार्य हुआ था, और इसमें किसके नेतृत्व में होता है, तो रखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर, तो सिंध प्रांत मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक जिला है लरकाना जिला, ठीक है, वहाँ पर है खुदाई में मोहनजोदड़ो के क्या हुए, भव्य नगर के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए, ठीक है। तो इतना सा आप इसमें याद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद हैं आपके अगले हैं, मौर्य काल में समाहर्ता कौन था, मतलब समाहर्ता है वो कौन था। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रधान है वो क्या कहलाता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके जोधपुर 2018 मतलब पूछा जा चुका है, ठीक है, इसमें 2018 में। और इसमें उत्तर है मैं अलग दूंगा, मौर्यकालीन परिषद में राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता, ठीक है, राजस्व मंत्री है वो कहलाता। मतलब जो समाहर्ता है वो कौन था, इसका आंसर तो आपको ये मिल गया होगा कि मौर्यकालीन परिषद में राजस्व व्यवस्था का प्रधान क्या होता था, समाहर्ता कहलाता था, या फिर राजस्व मंत्री है वो कहलाता था, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, राज्य के करों को एकत्रित, जो भी कर व्यवस्था थी ना उसको क्या करना, एकत्रित है वो करना, ठीक है। ये इसका समाहर्ता का काम है वो था, राजस्व मंत्री का काम था, ठीक है। हो गया एक क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन आपका चौथा, इसमें क्या करें, चंदावर का युद्ध किसके मध्य है वो हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था, तो आपको याद रखना है, ये युद्ध पहली बात तो कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1193 में हुआ था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच है वो लड़ा गया, ठीक है, जिसमें जयचंद की क्या हुई, हार है वो हुई थी, ठीक है। और युद्ध कब लड़ा गया था, 1193 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आ सकता है आपका ये भी क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला पांचवा, बहुत ही अच्छे, इसी तरह वीडियो में बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना JNV जोधपुर 2023, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और इसमें है पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल। अब इसमें तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किस सम्राट द्वारा किया गया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है जोधपुर 2018 में। तो बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा इस धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो किया था, ठीक है। तो किस सम्राट ने किया, तो आपको याद रखना है अशोक ने, सम्राट अशोक ने, ठीक है। और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, महावंश के अनुसार इस महासभा की अध्यक्षता मोरगली पुत्र है वो 30 ने की थी, ठीक है। अब है आगे क्वेश्चन है आपका, किन्हीं दो प्राचीन शिक्षण संस्थानों के नाम है वो बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जोधपुर 2015 में पूछे जा चुका है। और आपको एक ट्रिक अपनानी है, जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए ना 2022 में, जैसे 2022 में प्रश्न पूछे गए ना, उन प्रश्नों को याद नहीं करना है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा एक या दो प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्या मतलब 2022 के क्वेश्चन याद करने में, इसलिए आप है ना 2022 से पीछे वाले क्वेश्चन है ना 2020 के 2018 के उन क्वेश्चन को ही याद कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल है और सिर्फ वीडियो को देखने के लिए। अब है आगे, इसमें क्या है, दो प्राचीन शिक्षण संस्थान हो गए, जैसे एक तो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया और एक हो गया आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला, संहिता से क्या तात्पर्य है, संहिता, तो संहिता से आते हैं श्लोकों का संग्रह। क्या है, श्लोकों का संग्रह। वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, संहिता है वो कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रह जाएगा ना। अगला है, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में किया था, तो नवपाषाण काल में। किस काल में, नवपाषाण काल में मानव में अग्नि का प्रयोग है वो करना शुरू है वो कर दिया था, ठीक है। और अगला है आपका, बहुत ही अच्छे, इसी तरह वीडियो में बने रहे। और आगे है आपका, हड़प्पा युगीन परिवार की प्रकृति है वो बताइए। तो हड़प्पा युगीन परिवार की प्रकृति क्या थी, मातृसत्तात्मक है वो थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। और क्या है, इसमें संयुक्त परिवार है वो प्रथा प्रचलित है वो थी, ठीक है। अब इसी प्रकार है आगे, नेक्स्ट है आपका अगला, इसमें देख सकते हो कहाँ पर गया, ये रहा,
ठीक है। 10वां है तराइन का युद्ध किन किन के बीच है वो हुआ था। ठीक है, तो तराइन का युद्ध, पहला युद्ध तो आपको पता है 1191 में हुआ था, और उसके बाद है 1192 में द्वितीय है वो युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या क्या है, कौन विजय हुआ कौन हारा, इसमें देख लेते। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद घोरी की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे तराइन का क्या कहते हैं, प्रथम है वो युद्ध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध की बात कर लेते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है बी 1192 में मोहम्मद घोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच है वो लड़ा गया। इसमें मोहम्मद घोरी की क्या हुई, विजय है वो हुई थी। ठीक है, ये आप याद रख लो। अगला है आपका आर्यभट्ट है वो कौन था। तो आर्यभट्ट है वो कौन था, तो आर्यभट्ट गुप्त काल का क्या था, प्रसिद्ध है वो गणितज्ञ था, है ना। और क्या था, वैज्ञानिक था। और आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत है, आर्यभट्टियम में एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना है वो की। और उसने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन है वो किया। ठीक है, मतलब शून्य की है वो क्या की थी, शून्य की खोज है वो की थी। ठीक है, ये भी आपको पता है। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे मतलब और क्या दिया है, और बताएं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई चारों सूर्य के चारों ओर चक्कर है वो काटती है। ये भी मतलब आर्यभट्ट ने ही बताया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आर्यभट्ट ने, है ना। ये हो गया ना आपका क्वेश्चन। अगला है आपका चंद्रमोहन लोग क्यों प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है, तो ये ना ये स्थल है ना, पहली बात तो ये 80 मील दक्षिण में स्थित है। किससे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। और क्या है, समुद्रों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा के समान दुर्ग हैं वो नहीं, मतलब इन तीनों के तो दुर्ग एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर अलग है। ठीक है, याद रखना आपको, यहाँ मन के बनाने के कारखाने का प्रमाण है वो मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 14 नंबर है, यह सुझाव किसका था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा अपनी धुरी पर घूमती है। अभी मैंने बताया आर्यभट्ट का। किसका था ये सुझाव, आर्यभट्ट का था। क्या था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा अपनी दूरी पर है वो घूमती है। कुछ ना कुछ तो आपको याद होगा ना इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका अगला 15 नंबर है, बाणभट्ट है वो कौन था। तो बाणभट्ट क्या था, बाणभट्ट हर्ष का दरबारी साहित्यकार था। उसने हर्ष चरित, कादंबरी, पार्वती परिणय तथा चंडी शतक नामक ग्रंथों की है वो रचना है वो की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, संग सभी जारी है, सपने होंगे सच। आगे है आपका 16 नंबर है, नवपाषाण काल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं वो बताइए। ठीक है, और इसमें क्या क्या हो गया, मतलब अग्नि है, अभी मैंने बताया ना अग्नि वाला। ठीक है, वो भी हो गया। एक होगा इसमें कृषि कार्य है, पशुपालन है, पत्थर और रजाओं का घसना, उन पर पॉलिश करना है, मृदभांड बनाना। ठीक है, अग्नि का प्रयोग है वो हो गया। ठीक है, नवपाषाण काल में ये भी है। ठीक है, और उसके बाद 17 है आपका नंबर है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का है वो राजा था। तो किस वंश का राजा था, तो याद रखना चालुक्य वंश का है वो और राजा है वो था। ठीक है, उसके बाद है क्या है, उत्तर भारत में उसका मुख्य समकालीन राजा कौन था। तो उत्तर भारत में उसका मुख्य समकालीन राजा क्या था, हर्ष है वो था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे है आपका सुगवंश का संस्थापक है वो कौन था। तो सुगवंश का संस्थापक था मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उसने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धत की हत्या करके सुगवंश की स्थापना है वो की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना JNVU जोधपुर 2023। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति है वो क्या है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है, तो समुद्र गुप्त की विजय या उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में है वो की गई है। बहुत अच्छा है। और इस प्रशस्ति का रचनाकार की बात करें तो रचनाकार है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार है हरि सेन। ठीक है, अब है आगे क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से हैं वो जाने जाते हैं। ठीक है, तो किस नाम से जाने जाते हैं, भारत के प्राचीन सिक्कों को आहत अथवा पंचमार्क सिक्कों के नाम से हैं वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न थे। उसके बाद है एक बड़ा क्वेश्चन है, वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं। इसमें क्या है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारणों का वर्णन है वो करना है। और ये क्वेश्चन आपका जोधपुर 2019 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें तराइन का प्रथम युद्ध मैंने बताया था अभी आपको कि तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद घोरी और यहाँ पर देख सकते हो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, पराजय है वो हुई थी। ठीक है, ये आप इसमें ऊपर लाइन में लिख दोगे। उसके बाद है इसमें कारण है वो क्या लिखोगे कि पृथ्वीराज की
भोग विलासिता और शासन कार्यों के प्रति उदासीनता। पहला कारण लिख दोगे, इसमें समझाओगे क्या कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय का पहला कारण उसकी भोग विलासिता और शासन कार्यों के प्रति उदासीनता, मतलब शासन कार्यों में इतना वो भाग नहीं लेता, मतलब सही है वो नहीं चलाता। ठीक है, आगे है आपकी साहित्यिक साक्ष्य से पता चलता है कि जिस समय उसको जागरूक रहकर अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था, उस समय वह श्रृंगार रस में है वो डूबा हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, मतलब जागरूक है वो पृथ्वीराज चौहान को रहना है उसमें चाहिए था। ठीक है, उसके बाद है क्या है, संयोगिता अपहरण उसकी रसिकता है, भोग विलास का अज्वलंत है वो उदाहरण है। उसके बाद है उसके इस कृत्य ने से न केवल जयचंद को अपितु कुछ अन्य शासकों को भी उसका विरोधी है वो बना दिया, और उन्होंने गौरी के विरुद्ध उससे किसी प्रकार का सहयोग है वो नहीं दिया। मतलब ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका अगला, युद्ध कला में गौरी की श्रेष्ठता पृथ्वीराज की पराजय का एक कारण। ठीक है, मतलब जो मोहम्मद गौरी है ना, वो युद्ध कला में क्या था, श्रेष्ठ है वो था पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, और इसमें आगे क्या लिखा है, युद्ध कला में गौरी की तुलना में उसकी कम है वो योग्यता थी आगे। ठीक है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार युद्ध कला में भी वह मोहम्मद गौरी से क्या था, कुछ न्यून है वो था। कौन था, अपने पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद है गौरी एक निपुण तथा चालाक सैनिक था, उसने प्रारंभ में ही छल कपट का है वो सारा लिया था, मतलब छली कपट है वो जानता था मोहम्मद गौरी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतने नहीं जानते थे। ठीक है, छल कपट जानते थे लेकिन वो करना नहीं थे, है ना, करते नहीं थे आगे इसमें। और संधि वार्ता के बहाने पृथ्वीराज को असावधान है वो बना दिया। युद्ध के पूर्व उसने अपनी सेना को योजनाबद्ध ढंग से विभाजित है वो कर दिया था, और सभी टुकड़ियों को आवश्यक है वो निर्देश दे दिया था। उसका उद्देश्य पृथ्वीराज की सेना में खलबली तथा अव्यवस्था है वो उत्पन्न करके उसे पराजित है वो करना था। ठीक है, इसलिए उसने प्राप्त होते ही ऐसे समय पर अचानक आक्रमण है वो किया जब राजपूत सैनिक हैं उसके नित्य क्रम नियुक्त होने में लगे हुए थे, मतलब वो अपना काम है वो कर रहे थे, और तब मोहम्मद गौरी ने क्या कर दिया, आक्रमण है वो कर दिया था। ठीक है, और बाकी जो सेना है पृथ्वीराज चौहान की वो है संभल भी नहीं पाई थी, उन्हें मतलब लड़ने का अवसर है वो भी नहीं मिल पाया, और वो क्या हो गए, हार गए। ठीक है, ये कारण है, ये भी है। ठीक है, आगे है आपका पृथ्वीराज के पास सेनों की क्या है, कमी है वो थी। ठीक है, किस प्रकार थी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या है लिख दोगे, पृथ्वीराज की पराजय का एक कारण गौरी की तुलना में कम सैनिक है वो जुटा पाना था, मतलब कम सैनिक है वो थे। और उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य से पता चलता है कि उसका एक सेनानिक, क्या नाम था, सेनानिक स्कंद। ठीक है, स्कंद किसी दूसरे दिशा में गया था, उसमें समय पर तराइन है वो नहीं पहुंच पाया, मतलब वो सेनानिक था ना स्कंद, वो है ना कोई दिशा में गया हुआ था किसी दूर किसी और दिशा में, तो वो है ना तराइन नहीं पहुंच पाया समय पर। और उसका एक और अन्य सैनिक था उदय, वो भी है ना राजधानी से रवाना है वो नहीं हो सका समय पर, और समय पर है ना वहाँ पर नहीं पहुँच सका तराइन में। ठीक है, तो ये भी है वो कारण है वो माना जाता है। और उसके बाद है सीमांत चौकियों के चौहान सैनिक दस्तों को भी तराइन पहुँचने का भी संदेश है भिजवाया गया था, वो भी है वो वहाँ पर नहीं आए थे चौहान शासक। ठीक है, और अधिकांश सैनिक समय पर तराइन है वो नहीं पहुँचे, अतः तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज के पास पर्याप्त सैनिकों का अभाव था, जबकि गौरी एक विशाल सेना के साथ पहला ही डेरा जमाए बैठा था, मतलब डेरो है वो डाल दिया था। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपका अगला, गौरी की धोखेबाजी। कई विद्वान हैं वो मानते हैं कि गौरी ने कोई धोखेबाजी है वो की थी। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, कुछ साहित्यिक रचनाओं में पृथ्वीराज की पराजय का कारण किसी न किसी प्रकार की धोखेबाजी है वो बतलाई। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई, एक आपको बड़ा क्वेश्चन ले लिया और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना वो मैंने ले लिए। ठीक है, और बाकी इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।